नमस्कार। आज हम एक ऐसी तकनीक पर बात करने वाले हैं जो पर्दे के पीछे रह के इंटरनेट के बड़े-बड़े सिस्टम्स को संभालती है। नाम है कंसिस्टेंट हैशिंग। कंसिस्टेंट हैशिंग हमारे सामने इससे जुड़ा कुछ कुछ तकनीकी ब्यौरा भी है और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। कोशिश करेंगे समझने की कि ये आखिर काम कैसे करती है और क्यों उन सिस्टम्स के लिए इतनी ज़रूरी है जिन्हें लगातार स्केल करना पड़ता है, मतलब लाखों करोड़ों यूजर्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनने में ये शायद थोड़ा थोड़ा सूखा तकनीकी लगे, है ना? हाँ, थोड़ा तो है। वो सिरदर्दी के भाई जब आपके सर्वर कम ज़्यादा होते रहें तो डेटा को कहाँ रखें, कैसे ऑर्गेनाइज करें ताकि सब कुछ स्मूथ चलता रहे। तो पहले ये समझते हैं कि ये सिरदर्दी है क्या असल में। मान लीजिए आप एक बड़ी वेबसाइट चला रहे हैं, आपके पास कई सारे सर्वर हैं। अब आप चाहेंगे कि जो भी यूज़र रिक्वेस्ट आ रही है या जो डेटा आ रहा है वो इन सभी सर्वरों पर बराबर बराबर बढ़ जाएं, लोड बैलेंस हो जाए। बिल्कुल, ताकि कोई एक सर्वर बेचारा ओवरलोड ना हो जाए। हाँ, तो इसका एक आम तरीका है हैशिंग। आप हर डेटा आइटम, जिसे हम की कह सकते हैं, उसका एक हैश निकालते हैं और फिर सर्वरों की कुल संख्या मान लीजिए n है तो उससे भाग देकर शेषफल मतलब मॉड्यूलो निकाल लेते हैं। सर्वर इंडेक्स इज इक्वल टू हैश ऑफ की मॉड्यूलो n, ये फॉर्मूला। हाँ, ये स्टैंडर्ड तरीका है। तो ये शेषफल बता देता है कि वो की किस सर्वर पर जाएगी। जैसे 4 सर्वर हैं, n इज इक्वल टू 4, तो शेषफल 0, 1, 2 या 3 आएगा। और की उसी नंबर के सर्वर पे चली जाएगी। सिंपल। हाँ, और ये बढ़िया काम करता है जब तक n ना बदले। एग्जैक्टली जब तक सर्वरों की संख्या n फिक्स्ड है तब तक सब चंगा सी। बिल्कुल। असली दिक्कत तब शुरू होती है जब इस n में बदलाव आता है। सोचिए ट्रैफिक बढ़ गया, आपने एक नया सर्वर जोड़ दिया, अब n हो गया 5। या कोई पुराना सर्वर खराब हो गया, हम्म। उसे हटाना पड़ा, n घट गया, मान लो 3 रह गया। हाँ, जैसे ही n बदलता है वो पुराना फॉर्मूला हैश की %n वाला वो गड़बड़ा जाता है। कैसे? मतलब हैश तो वही रहेगा की का। हाँ, की का हैश तो वही है, हम्म, पर अब आप उसे नई संख्या से भाग दे रहे हैं 3 से या 5 से, तो शेषफल बदल जाएगा ना। ओह हाँ राइट, शेषफल बदल जाएगा। और इसका नतीजा वही भयंकर उथल-पुथल। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हटाए गए सर्वर का डेटा हिलता है या नए वाले के लिए कुछ जगह बनती है। नहीं, ज्यादातर कीज का पता ही बदल जाता है एकदम से। क्या बात करिए, मतलब उन्हें मूव करना पड़ता है? बिल्कुल, उन्हें अपने पुराने सर्वर से उठाकर किसी नए सर्वर पर रखना पड़ता है। सोचिए कितनी बड़ी रीऑर्गेनाइजेशन है ये। बाप रे। इसे ही कहते हैं रीहैशिंग प्रॉब्लम, और इसकी वजह से होती है ढेर सारी कैश मिसेस। कैश मिसेस मतलब सिस्टम गया डेटा ढूंढने सर्वर 2 पर, जहां उसे उम्मीद थी, पर की तो अब पहुंच चुकी है सर्वर 0 पर। ओह नो। तो सिस्टम को डेटा नहीं मिला, और जब ये लाखों करोड़ों कीज के साथ होता है तो पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस धड़ाम। समझ गया, सब स्लो हो जाएगा। हाँ, डेटा को ढूंढने और मूव करने में ही सारा टाइम और रिसोर्स चला जाता है। ये बड़े सिस्टम्स के लिए एक बुरे सपने जैसा है, सच में। तो इस बुरे सपने का इलाज है कंसिस्टेंट हैशिंग। हाँ जी, बिल्कुल। ये इस पूरी प्रॉब्लम को एक अलग ही एंगल से देखती है। हमने जो जानकारी देखी थी उसमें एक पॉइंट था कि इस तकनीक से जब सर्वर जुड़ते या हटते हैं तो सिर्फ kn कीज को ही हिलना पड़ता है औसतन। k मतलब कीज की संख्या, n सर्वर की। सही। ये तो मतलब जमीन आसमान का फर्क हो गया। पुराने तरीके में तो लगभग सब हिल जाती थी। बिल्कुल। तो ये जादू कैसे होता है, ये काम कैसे करती है? इसका राज ये है कि कंसिस्टेंट हैशिंग सर्वरों की कुल संख्या n पर निर्भरता ही खत्म कर देती है। अच्छा, वो %n वाला चक्कर ही नहीं है। हाँ, वो %n वाला चक्कर ही हटा दिया। इसके बजाय आप सोचिए एक बहुत बड़ी काल्पनिक रिंग या दायरा, सर्कल की, गोल। ठीक है, एक रिंग। इसे कहते हैं हैश रिंग। ये रिंग एक बहुत बड़े नंबर स्पेस को दर्शाती है। मान लीजिए 0 से लेकर 2 की घात 16-1 तक। ये SHA-1 जैसे किसी हैश फंक्शन का आउटपुट रेंज हो सकता है। बहुत बड़ा स्पेस है ये। ओके, तो एक बहुत बड़ी नंबर लाइन को मोड़कर गोल बना दिया। एग्जैक्टली। अब हम क्या करते हैं, हम अपने सर्वर लेते हैं, उनके IP एड्रेस या कोई नाम, और उसी हैश फंक्शन से उनका भी हैश निकालते हैं। जो हैश वैल्यू आई उसके हिसाब से उस सर्वर को उस रिंग पर एक जगह मिल जाती है, एक पॉइंट। अच्छा, तो जैसे 4 सर्वर थे तो वो रिंग पर 4 अलग अलग पॉइंट्स पर बैठ गए। हाँ, मान लीजिए ऐसा हो गया। वो कहीं भी हो सकते हैं रिंग पर, उनके हैश पर निर्भर करता है। ठीक है, सर्वर रिंग पर आ गए। अब डेटा का क्या, कीज का?
कीज के साथ भी सेम चीज, हर की का हैश निकाला जाता है उसी फंक्शन से, और उसे भी रिंग पर उसकी जगह मिल जाती है। ओके। तो अब हमारी रिंग पर क्या है? सर्वर भी है अपनी अपनी जगह पर, और कीज भी हैं वो भी अपनी अपनी जगह पर। सब उसी बड़े स्पेस में बिखरे हुए हैं। ठीक है, रिंग पर सर्वर भी आ गए, कीज भी आ गई, पर अब ये कैसे तय हुआ कि कौन सी की किस सर्वर की जिम्मेदारी है? वो %n तो है नहीं अब। बहुत ही आसान तरीका है इसका। किसी भी की के लिए आप रिंग पर उसकी जगह से घड़ी की सुई की दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज चलना शुरू कीजिए। ठीक है, क्लॉकवाइज चले। चलते चलते जो पहला सर्वर आपको रास्ते में मिलता है, बस वही उस की का मालिक है। ओह, पहला सर्वर जो मिला क्लॉकवाइज। हाँ, सारा डेटा उसी सर्वर पर स्टोर होगा। है ना इंटरेस्टिंग? कमाल है। मतलब की और सर्वर का रिश्ता अब उनकी रिंग पर रिलेटिव पोजीशन से तय हो रहा है, ना कि सर्वरों की कुल गिनती से। बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर जादू है फिर तो। खासकर जब सर्वर आते जाते हैं। हाँ, यही असली फायदा दिखता है। मान लीजिए हमने एक नया सर्वर जोड़ा, सर्वर 4। ठीक है। उसका हैश निकाला, उसे रिंग पर उसकी जगह मिल गए। अब सोचिए इस नए सर्वर 4 के आने से क्या हुआ? सिर्फ वही कीज प्रभावित होंगी जो रिंग पर इस नए सर्वर 4 और इससे पहले वाले सर्वर, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देखें, के बीच पड़ती थी। अच्छा। और जिनका मालिक पहले कोई और सर्वर था, पर अब क्लॉकवाइज चलने पर उन्हें सबसे पहले नया वाला सर्वर 4 मिल रहा है। ओके, तो मतलब सारी कीज नहीं हिलेंगी? बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा कीज का जो नए सर्वर के ठीक पीछे थी रिंग पर, उन्हें ही नए सर्वर पर मूव करना पड़ेगा। अच्छा। बाकी की सारी कीज वो जहां थी वहीं रहेंगी, अपने पुराने सर्वरों के पास। कोई बड़ी उथल पुथल नहीं हुई। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। और सर्वर हटाने पर? हटाने पर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। मान लीजिए सर्वर 1 को हटा दिया। ठीक। अब जो कीज पहले सर्वर 1 पर जा रही थी, क्योंकि क्लॉकवाइज चलने पर उन्हें पहले सर्वर 1 मिलता था, हाँ। वो अब सर्वर 1 के हटने के बाद क्लॉकवाइज चलते हुए उसके अगले सर्वर पर चली जाएंगी। मान लीजिए वो सर्वर 2 है। अच्छा, तो वो ऑटोमेटिकली अगले वाले को मिल गई। हाँ, फिर से सिर्फ वही कीज प्रभावित हुई जो हटाए गए सर्वर की जिम्मेदारी थी, बाकी सब जस का तस। ये तो उस रीहैशिंग प्रॉब्लम वाली तबाही से कितना अलग है। सिस्टम एकदम शांत रहता है। बिल्कुल, स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। ये तो वाकई मतलब बहुत प्रभावशाली लग रहा है। सिस्टम को स्केल करना, नए सर्वर जोड़ना, पुराने हटाना कितना आसान हो गया। लेकिन क्या ये तरीका एकदम परफेक्ट है या इसमें भी कुछ पेच हैं? मुझे लगता नहीं कोई चीज इतनी सीधी होती है, खासकर इतने बड़े स्केल पर। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये जो बेसिक तरीका हमने डिस्कस किया ना, इसमें 2 मुख्य चुनौतियां आती हैं। अच्छा, क्या है वो? पहली, भले ही कीज कम हिलती हैं, लेकिन जब कोई सर्वर हटता या जुड़ता है तो रिंग पर सर्वरों के बीच का जो हिस्सा है, मतलब वो रेंज जिसके लिए वो जिम्मेदार हैं, वो असमान हो सकता है। मतलब हो सकता है एक सर्वर के हटने पर उसके पड़ोसी सर्वर को अचानक बहुत बड़ा हिस्सा संभालना पड़ जाए, उसका लोड एकदम से बढ़ जाए, जबकि दूसरे सर्वर कम लोड पर ही रहें। ओह, तो लोड बैलेंसिंग बिगड़ सकती है। हाँ, लोड का बंटवारा उतना यूनिफॉर्म नहीं रह पाता हमेशा। और दूसरी चुनौती ये है कि कीज खुद भी रिंग पर जरूरी नहीं कि एकदम बराबर फैली हों। ये तो हैश फंक्शन पर निर्भर करता है ना। हाँ, वो तो रैंडम जैसा होगा। तो हो सकता है कि बहुत सारी कीज इत्तेफाक से रिंग के एक ही छोटे से हिस्से में आ गिरी। अच्छा। नतीजा, उस हिस्से को जो भी सर्वर संभाल रहा है उस पर जरूरत से ज्यादा लोड आ जाएगा, बेचारा पिस जाएगा, जबकि बाकी सर्वर शायद खाली बैठे हों। हाँ, ये हॉटस्पॉट वाली प्रॉब्लम हो गई फिर तो। बिल्कुल, इसे हॉटस्पॉट कह सकते हैं। ये तो दिक्कतें हैं। तो फिर इन दोनों समस्याओं से, मतलब असमान पार्टीशन साइज और असमान कुंजी वितरण, इनसे कैसे निपटा जाता है? क्या इसका भी कोई हल है? हाँ, इसका भी एक बहुत ही चालाक समाधान निकाला गया है। उसे कहते हैं वर्चुअल नोड्स या रेप्लिकास भी कहते हैं। वर्चुअल नोड्स मतलब नकली नोड्स? हाँ, एक तरह से आइडिया यह है कि हम हर असली फिजिकल सर्वर को रिंग पर सिर्फ एक बिंदु से नहीं दिखाते, तो फिर बल्कि कई सारे बिंदुओं से दिखाते हैं। हर असली सर्वर की कई परछाइयां बना देते हैं रिंग पर। एक ही सर्वर की कई परछाइयां? जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 असली सर्वर हैं, सर्वर ए और सर्वर बी। हम तय कर सकते हैं कि हर सर्वर के लिए हम रिंग पर मान लीजिए 100 वर्चुअल नोड्स बनाएंगे। 100 एक सर्वर के लिए? हाँ, या 200 भी हो सकते हैं। तो अब रिंग पर सर्वर ए के 100 बिंदु होंगे, जैसे A0, A1, A99,
और सर्वर बी के भी 100 बिंदु, B0, B1, B99। अच्छा, और ये सभी 200 बिंदु अपने अपने हैश वैल्यू के हिसाब से रिंग पर फैल जाएंगे। अब रिंग ज्यादा भरी भरी लगेगी। ठीक है। रिंग पर अब बहुत सारे पॉइंट्स हो गए, पर इससे वो लोड बैलेंसिंग वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई? इससे दो बड़े फायदे होते हैं। पहला, क्योंकि अब हर असली सर्वर रिंग पर कई जगहों पर मौजूद है, मतलब उसके वर्चुअल नोड्स फैले हुए हैं, तो किसी एक असली सर्वर का जो जिम्मेदारी वाला कुल हिस्सा है ना रिंग पर, वो ज्यादा संतुलित हो जाता है। अच्छा, क्योंकि वो कई छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ गया। एग्जैक्टली। तो अब अगर कोई एक वर्चुअल नोड हटता या जुड़ता भी है, तो लोड का बंटवारा ज्यादा बराबरी से होता है। किसी एक पड़ोसी पर अचानक से बहुत ज्यादा लोड नहीं आता। समझ गया। और दूसरी प्रॉब्लम, कीज का असमान वितरण? वो भी बेहतर हो जाता है, क्योंकि अब रिंग पर इतने सारे नोड्स हैं, तो अगर किसी हिस्से में ज्यादा कीज आ भी गईं, तो ज्यादा संभावना है कि वो कीज अलग-अलग वर्चुअल नोड्स को मिलेंगी। और वो वर्चुअल नोड्स शायद अलग अलग असली सर्वरों के हों। बिल्कुल, तो लोड अपने आप असली सर्वरों में ज्यादा समान रूप से बढ़ जाता है। वो हॉटस्पॉट बनने का चांस कम हो जाता है। ये तो बढ़िया जुगाड़ है। हाँ, जो जानकारी हमने देखी उसमें एक रिसर्च का जिक्र भी था कि अगर आप प्रति सर्वर 100-200 वर्चुअल नोड्स इस्तेमाल करते हैं, तो लोड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, मतलब लोड कितना फैला हुआ है, वो औसत का सिर्फ 5-10% रह जाता है। काफी यूनिफॉर्म हो जाता है। ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये भी हुआ कि अब हमें रिंग पर हर असली सर्वर के बजाय सैकड़ों या हजारों वर्चुअल नोड्स का हिसाब रखना होगा, ट्रैक करना होगा। हाँ, इसमें मेमोरी ज्यादा नहीं लगेगी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं हो गया? हाँ, ये एक ट्रेड ऑफ है। मतलब एक चीज पाने के लिए दूसरी देनी पड़ती है। जितने ज्यादा वर्चुअल नोड्स, उतना बेहतर लोड बैलेंसिंग, लेकिन उतनी ही ज्यादा मेमोरी लगेगी उन सबको ट्रैक करने में, और मैनेजमेंट का ओवरहेड भी बढ़ेगा। तो सिस्टम डिजाइनर को सोचना पड़ता होगा कि कितने वर्चुअल नोड्स रखने हैं। बिल्कुल, अपनी जरूरत और रिसोर्स के हिसाब से ये नंबर चुनना होता है। ठीक है, तो वर्चुअल नोड्स लोड बैलेंसिंग को सुधारते हैं। अब एक और प्रैक्टिकल सवाल, जब कोई सर्वर जुड़ता या हटता है, भले ही अब कम कीज प्रभावित होती हैं वर्चुअल नोड्स की वजह से, पर सिस्टम को कैसे पता चलता है कि किन कीज को मूव करना है? ये पहचान कैसे होती है उन कीज की? हाँ, ये भी जरूरी सवाल है। इसका भी तरीका है। जब एक नया सर्वर और उसके सारे वर्चुअल नोड्स रिंग पे जुड़ते हैं, हाँ, तो हर नए वर्चुअल नोड को रिंग पर अपनी जगह मिलती है। अब उस नए नोड से घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए जो पिछला नोड मिलता है, ठीक है। उन दोनों नोड्स के बीच की जो रेंज है रिंग पर, उसी रेंज में आने वाली कीज को नए वाले नोड और उसके असली सर्वर पर शिफ्ट करने की जरूरत होती है। सिस्टम ये रेंज कैलकुलेट कर सकता है और उन कीज को पहचान सकता है। अच्छा, तो रेंज डिफाइंड है? हाँ, और जब कोई सर्वर हटाया जाता है, तो उसके हटाए गए हर वर्चुअल नोड के लिए उस हटाए गए नोड से एंटी क्लॉकवाइज पिछले नोड तक की रेंज की कीज को पहचाना जाता है। ओके। फिर इन कीज को हटाए गए नोड से क्लॉकवाइज जो अगला उपलब्ध नोड होता है, उस पर भेज दिया जाता है। समझ गया। तो ये पूरी प्रक्रिया तयशुदा है, ऑटोमेटेड हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। सिस्टम जानता है कि क्या करना है, किन कीज को कहाँ भेजना है। बढ़िया। तो अगर हम पूरी कहानी को समेटें, तो कंसिस्टेंट हैशिंग के बड़े फायदे क्या हुए? सबसे बड़ा फायदा तो वही कि सर्वर बदलने पर न्यूनतम डेटा मूवमेंट होता है। रीहैशिंग प्रॉब्लम खत्म। हाँ, सिस्टम स्टेबल रहता है। दूसरा, लोड का बेहतर वितरण, खासकर वर्चुअल नोड्स के साथ। इससे सिस्टम को हॉरिजॉन्टली स्केल करना, मतलब नए सर्वर जोड़ना, बहुत आसान और असरदार हो जाता है। सही बात है। और तीसरा, ये हॉटस्पॉट वाली समस्या को भी काफी हद तक कम करता है। ऐसा नहीं होता कि सारा लोड अचानक एक ही सर्वर पर आ जाए। हाँ, जैसे मान लो केटी पेरी या जस्टिन बीबर का सारा डेटा एक ही सर्वर पर आ गया तो वो तो बैठ ही जाएगा। ये उसे फैलाने में मदद करता है। बिल्कुल, लोड को ज्यादा यूनिफॉर्मली फैलाता है। और ये सिर्फ थियरी नहीं है ना? मतलब असली दुनिया में इस्तेमाल होती है ये तकनीक। अरे बिल्कुल, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। आज के दौर के कई बड़े और दिग्गज सिस्टम्स इसी तकनीक पर भरोसा करते हैं। जैसे Amazon का DynamoDB डेटाबेस है, अपाची कैसांड्रा, वो भी एक पॉपुलर NoSQL डेटाबेस है। हाँ, सुना है नाम। करोड़ों यूजर्स वाला डिस्कॉर्ड चैट ऐप, अकामाए का जो विशाल CDN नेटवर्क है दुनिया भर में, और यहाँ तक कि गूगल का जो मैगलेव लोड बैलेंसर है, वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अरे वाह, मतलब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जैसी चीजें।
बड़े सिस्टम्स के लिए। हाँ, कह सकते हैं। ये दिखाता है कि ये वाकई एक कामयाब और ज़रूरी तकनीक है स्केलेबल सिस्टम्स बनाने के लिए। तो ये थी कंसिस्टेंट हैशिंग की कहानी। कैसे एक साधारण सी दिखने वाली समस्या कि सर्वर बदलने पर सब कुछ अस्त-व्यस्त हो जाता है, का एक इतना एलिगेंट, इतना असरदार हल निकाला गया। और वर्चुअल नोड्स ने तो इसे और भी पॉलिश कर दिया और बेहतर बना दिया। बिल्कुल। ये कंप्यूटर साइंस की खूबसूरती है, मुझे लगता है। कैसे एक अच्छा एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर का डिज़ाइन असल दुनिया की बड़ी-बड़ी इंजीनियरिंग चुनौतियों को सुलझा सकता है। ये सिर्फ कोड लिखने से कहीं ज़्यादा है। ये सही आर्किटेक्चर सोचने के बारे में है, प्रॉब्लम को सही तरीके से समझने और उसका स्मार्ट हल निकालने के बारे में है। सही कहा। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सुनने वालों के लिए एक सवाल सोचने को छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि वर्चुअल नोड्स लोड को संतुलित करते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन क्या रिंग पर नोड्स और कीज का जो शुरुआती वितरण है, क्या वो खुद इस्तेमाल किए जा रहे हैश फंक्शन पर भी निर्भर करता है? अच्छा सवाल है। मतलब क्या कोई हैश फंक्शन जैसे SHA-1 या MD5 या कोई और नया दूसरों से बेहतर होता है? क्या कोई ज्यादा यूनिफॉर्म वितरण देता है रिंग पर? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर शुरुआत ही यूनिफॉर्म न हो तो वर्चुअल नोड्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ। और अगर कुछ फंक्शंस बेहतर होते हैं, तो इस यूनिफॉर्मिटी को, इस बराबरी को मापने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? कैसे पता करें कि कौन सा हैश फंक्शन इस काम के लिए ज्यादा फिट है? ये काफी गहरा सवाल है। इसके लिए शायद हैश फंक्शंस की स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज को देखना होगा। हाँ, तो इस पर सोचिएगा जरूर। कंसिस्टेंट हैशिंग के इस दिलचस्प पहलू पर गौर कीजिएगा।